अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। जब कौमी आफत होती है तो आम बात अमूमन ये होती है कि लोग हुकूमत वक्त की तरफ देखते हैं और अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखते हैं। एक ऐसे वक्त जब कौमी वबा मुल्क भर में फैली हुई है और कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हमारे सामने है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने पार्लियामान में तकरीर करते हुए उसामा बिन लादेन के बारे में इतनी ज्यादा मुतनाज़ा बात की कि सारी डिस्कशन ही वहां शिफ्ट हो गई। उसके उससे पहले आदमी समझता है कि पॉलिसी डिस्कशन की बात होगी, जो हमारे कानून साज हैं वो बताएंगे कि लाहे अमल क्या तय करना चाहिए। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने लेकिन जो बातें की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरून सियासत के बारे में, गिरोहबंदी के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में, और उसके बाद जो काबीना में फिर रिपोर्ट सुनने को मिली फैसल वावडा के गुस्से की, फवाद चौधरी साहब के अपने मौकफ पर बरकरार खड़े रहने की, और वजीर आजम इमरान खान साहब की उन सबको तसल्लियां देने की, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी जरा हटके के को एंकर हैं और माहनाज कॉलम नगार भी हैं, अजरार खोड़ो साहब। अजरार साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले जनाब, टू द एलिफेंट इन द रूम, अभी आरफा साहिबा के शो पे भी सेनेटर फैसल जावेद खान साहब ने कहा और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह चुके हैं कि इन इश्यूज पे हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। इमरान खान साहब की एक तवील तकरीर थी, उसमें बहुत कुछ जो पॉलिसी पॉइंट्स थे, नुकात थे, वो भी वाजे किया गया है। लेकिन ज़रार साहब, ये इतना भी मामूली इशू तो नहीं है। अगर आप कोई 14 साल एक इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उसमें एक आदमी का बुनियादी किरदार है, उसका नाम जुड़ा हुआ है, चाहे मैरियट बॉम्बिंग से हो, चाहे कारसाज वाले हमले से हो, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन से हो। जब इतने ज्यादा वाकयात के साथ अलकायदा या उसामा बिन लादेन का नाम जुड़ा हुआ होता है, तो बेशक आप कहें कि ये एक छोटा सा नुक्ता था, या आप कहें कि जी जुबान फिसल गई थी, इस पर फिर भी वजाहत नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है वजहतें हो रही हैं। आपने फैसल जावेद खान की बात सुनी, आपने शहबाज डॉक्टर शहबाज गिल की ट्वीट्स भी आपने देखी होंगी, और यकीनन आपको डॉक्टर फारूक सदार साहब याद आ रहे होंगे। वो एक जमाना था कि उनका भी काम था स्पिन करना कि नहीं, भाई का ये मतलब नहीं था। लेकिन भाई का और क्या मतलब था? क्योंकि ये जो बात करते हैं ना, अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दोहराता हूँ कि जब मैंने पहले मैंने ट्वीट देखी कि इन्होंने ये कहा, मैंने कहा यार नहीं, मैं पहले सुनना चाहता हूँ। जब पहली दफा सुना भी तो मैंने सोचा कि यार ये वैसे खान साहब के लिए कोई नई बात तो नहीं है। जर्मनी, जापान, इस तरह की हजारों और बातें, कोई बात नहीं, जोश खिताबत में कभी कभी उनकी जबान फिसल जाती है, फाइन, मे बी दैट्स पार्ट ऑफ हिज चार्म। लेकिन फिर दोबारा सुना, तीसरी दफा सुना, और ये तो वाजे है ना कि पहले आप कहते हैं मार दिया, फिर आप करेक्ट करके कहते हैं या उसमें इजाफा करके कहते हैं शहीद कर दिया। पहली वाली स्लिप हो सकती है सर, दूसरी वाली स्लिप नहीं हो सकती। तो ये बहाना प्लीज ना पेश करें। और जहां स्पिन करने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कोशिश कर क्यों रहे हैं। ये जो बात है ना कि डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए छोटी छोटी बातों पर, तो फिर ये खान साहब को भी समझा दें। डॉक्टर शहबाज गिल क्या कहते हैं? हाँ, कल वो ट्वीट करते हैं कि जी, और ये अंग्रेजी में ट्वीट है तो मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा। इट इज क्लैरिफाइड दैट पीएम ट्वाइस यूज्ड द वर्ड किल्ड फॉर ओबीएल। नहीं, ये झूठ है। और ये तर्जुमा भी आपका गलत है। पहले कहा मार दिया, उसका तर्जुमा बनता है किल्ड, फिर कहा शहीद कर दिया, जिसका तर्जुमा बनता है मार्टर्ड। अब क्या डॉक्टर साहब, क्या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और गूगल ट्रांसलेट को भी फेक न्यूज कहेंगे? वहां पे भी पटवारी बैठे हुए हैं जिन्होंने हजारों साल पहले शहीद की ट्रांसलेशन मार्टर्ड की थी। क्या अब हम ये दलील दी जाएगी? बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं ना डिफेंड करते हुए। नतीजा क्या निकला? एक तो जनरल पॉइंट कि पीटीआई की अगर कोई एक ऑपोजिशन है तो वो है पीटीआई, और अगर वजीर आजम इमरान खान का कोई एक प्रॉपर मुखालिफ है, वो है वजीर आजम इमरान खान। अब इसको हम लाइटली भी ले सकते हैं, इस पर हम मजाक भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये इट्स नॉट जोक, इट्स नॉट फनी, क्योंकि उसामा बिन लादेन वो आलमी दहशतगर्द है जिसने, अच्छा 9/11 को तो छोड़ दो ना, 9/11 में मतलब 3,500 अमेरिकन डाइड। कुल कितने अमेरिकन मारे होंगे?
उसामा बिन लादेन ने या अलकायदा ने। आप उसका मवाजना करें कि कितने मुसलमान इस दहशतगर्द तंजीम के हाथों मरे हैं, और आप ऐवान में बैठ के कह रहे हैं कि ये शहीद है। ये आपको इंसल्ट की है, मुझे इंसल्ट की है, पाकिस्तान के तमाम शोहदा को इंसल्ट की है जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए हैं। और यहां पर मैं शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, हलाक नहीं, जां बहक नहीं, शहीद। उसामा को शहीद कहना, अच्छा लॉजिक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यार नहीं, ये बड़े मतलब मंजे हुए सियासतदान है, कोई ऐसे तो नहीं बोल देंगे ना, कोई इसके पीछे लॉजिक होगी, कहीं ना कहीं कोई फायदा होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या यह फायदा है कि जी आप सिग्नल करें कि नहीं जी, क्योंकि जैसे तालिबान पर स्टांस जो था आपको पता है, जो कहा गया है इनके बारे में, बिकॉज ऑफ दैट स्टांस, ये भी आपको पता है, मैंने कभी अपनी आवाज उस कोरस में शामिल नहीं की। अब मुझे ये कहना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आपने मुझे कोई चॉइस मुझे छोड़ी नहीं है कोई चॉइस। क्या आप सिग्नल करना चाह रहे हैं जो हमारे जो ज्यादा राइट विंग है या जो हाइपर राइट विंग है कि नहीं जी हम भी मैं आपके साथ ही हूं, हम आपके वोट्स भी चाहिए? क्या, बिकॉज इससे ज्यादा कोई गेन मुझे नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, अलकायदा इज एनीवे अ स्पेंट फोर्स, उसका डर तो नहीं है ना आपको कि अगर मैंने बोल दिया कुछ। और सवाल भी उसामा पे नहीं था, आप स्पीच दे रहे थे कोविड पे, आप स्पीच दे रहे थे गवर्नेंस पे, कितों आया उसामा? ये भी मुझे कोई समझा दे। नहीं जी सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? वही दूसरा नुक्ता था जरा साहब कि अगर सारी डिस्कशन हो रही है कोरोना वायरस के मुतालिक, उससे हट के फिर आप बात करना चाह रहे हैं बैनुल अक़वामी अमूर की, कई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स हैं जिस पर आप बाकी पार्लियामान को आगाह करना चाहते हैं, लोगों को आगाह करना चाहते हैं, तो आप इस बात को क्यों घसीट के सामने ले आए और फिर उसके बाद आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर लें? इट मेक्स नो सेंस फ्रॉम अ रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सर मुझे नहीं समझ आ सकती, आपको नहीं समझ आ सकती, शायद इमरान साहब को समझ आ सकती है, खान साहब को समझ आ सकती है, मुझे नहीं पता। ये कुछ ऐसे है असद कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं यार एक सेकंड, 50 कोस दूर किसी ने तीर मारा है, उसको मैं साहब पकड़ के ले आता हूं। वाई? मतलब क्या लॉजिक है? अच्छा फिर इंटरेस्टिंगली, अच्छा नुकसान क्या हुआ है आप ये भी तो देखें ना। पूरा आपका भारतीय मीडिया आप पर अभी ये लेकर भाग रहा है, और क्यों नहीं, हम उनकी जगह होते तो हम भी यही कर रहे होते। मैं तो 100% कर रहा होता, मैं मान लेता हूं यार। बीबीसी में हेडलाइंस बन रही है, हर जगह हेडलाइंस बन रही है। हम हमेशा बात करते हैं ना यार, ये क्या हम जुमला इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट इमेज, नैरेटिव बिल्डिंग। भाड़ में गई ये सब, खत्म कर दो उसे, पानी फेर दिया आपने इसके ऊपर ना। क्योंकि कुछ देर पहले आपने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा था कि ये जो अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान और टेररिज्म के बारे में, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते। बिल्कुल, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं, लेकिन अब जो भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना चाह रहा है वो इस जुमले को, इस साउंड बाइट को लेकर एक हथौड़ा बनाकर आपके सर में और मेरे सर में मारेगा। किसका फायदा है? किसी पाकिस्तान के दुश्मनों का। बिल्कुल ठीक। इससे आगे बढ़ के जरार साहब जस्ट वेरी फास्ट मैं चाह रहा था कि आपकी इस पे भी राय ले लें। जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, फिर वावड़ा साहब ने कहा, फिर काबीना में ही अनबन हो गई, इससे भी जनाब हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे? अब सुबह से रात तक, खैर वे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आखिरकार मैं ही आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सुबह से शाम तक अब वही डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गिरोहबंदी हो रही है, इंटरनल वैंगलिंग हो रही है। अभी फहद हुसैन साहब का भी मजमून आया इस पर कि इलेक्टेबल्स हैं वर्सेस खसूसी मुशीर, फिर आपका कराची ग्रुप है वर्सेस लाहौर ग्रुप, फिर आपके MNAs हैं जो कि वुज़रा के खिलाफ हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? सर एक सर्कस है ना, लकी ईरानी सर्कस भी नहीं है, क्योंकि कम से कम लकी ईरानी सर्कस में आपके पैसे वसूल होते थे ना, वो मौत का कुआं और सारी चीजें मैं एंजॉय करते थे ना यार, ये मैं एंजॉय नहीं कर रहा। बहुत ही बदकिस्मती की बात है असद कि ये एक ऐसी हुकूमत है, हम हमेशा बात करते हैं ना यार 1 पेज पर होना चाहिए, 1 पेज, पता नहीं कौन सी किताब है, पता नहीं किस शेल्फ में पड़ी हुई है, लेकिन 1 पेज पर होना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसी हुकूमत थी जिसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और फौज की भी सपोर्ट है, और ठीक है, क्यों नहीं हो यार, अच्छी बात है। मुल्क को इसी तरह आगे चलना चाहिए ना, जब चारों पहिए चलेंगे तो फिर ही मुल्क आगे चलेगा ना। जुडिशरी आप पे लीनियंट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, नैब का तो कोई मसला ही नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, अब बार बार ये कह सकते हैं कि जी हमने मईशत सही नहीं इनहेरिट की, पाकिस्तान का सिस्टम खराब है, ये तो पाकिस्तान की हर हुकूमत कह सकती है और कहती आई है।
आपको हर एक चीज एक सुनहरी प्लेट में आपको दी गई है और आप फिर भी नहीं मैनेज कर सकते। बात हमेशा की जाती है कि नहीं खान साहब बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूं बहुत अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, बड़े सिंसियर हैं, बिल्कुल करप्ट नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। टीम अच्छी नहीं है। ये टीम कहां से आई है? मरीख से आई है। ये कहां से आई है? ये टीम खुद चूज की है ना आपने। क्या टीम है यार मतलब आई मीन आपके सामने है ये टीम। और अगर आप अपने टॉप मिनिस्टर्स, हाँ असद उमर की अब मैं बात कर रहा हूं, मैं क्लियर कर देता हूं, जिसको आप पता नहीं कितने सालों से एज योर फाइनेंस मिनिस्टर बिल्डअप कर रहे हैं, वो जो 1,500 दिनों का धरना था, जितने भी दिनों का था, हर दिन होता था ना ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर, उसको क्यों हटाया जाता है? इन फाइटिंग की वजह से। परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस किसको फिक्र है यार? हाँ, मुल्क के लिए काम किया नहीं किया, नहीं 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 नहीं, इन फाइटिंग की वजह से। अगेन आई विल से दे आर देयर ओन वर्स्ट एनिमीज। और इनका जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और विंडो जो गुडविल था ना, और मेरे पास मैंने बड़ी गुडविल थी और मैंने बड़ा इनको ऑप्शन भी दिया, मतलब और मेरे देने या ना देने से वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। मैं ऐसे ही अपने एक दिल को हल्का कर रहा हूं, अपने दिल के बोझ को हल्का कर रहा हूं आपके सामने। बड़ी लीवे दी जी यार। जी। अब इतनी सी जगह बच गई है, अगर आप नहीं हैंडल कर सकते हैं ना इन हालात में, आप कभी नहीं हैंडल कर सकेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसी पे ज़रार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। और आज से भी वही हमें एक्सपीरियंस हुआ है। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। बात करेंगे हम बैन अल-अक़वामी अमूर के मुतालिक, हिंदुस्तान चीन के बीच जो कशीदगी बढ़ रही है, और पाकिस्तान के अपने फॉरेन पॉलिसी की अब लायामल क्या होगा। वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या कुछ कह, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। जैसे आपने देखा, वजीर आजम इमरान खान साहब एक बार कहा कि हिंदुस्तान में इंतखाबात से पहले उनको पूरी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान की क़यादत की तरफ हाथ बढ़ाया जा सकता है और ताल्लुकात में कुछ ना कुछ नरमी देखने को मिलेगी। लेकिन उसकी जगह भारत ने ना सिर्फ कश्मीर को एनेक्स किया, लेकिन वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हमारे साथ हैं सीनियर दफाई तज्जियाकार इकराम सहगल साहब। बहुत शुक्रिया इकराम साहब शो में शामिल होने का। ये बताइएगा जनाब कि इससे बढ़ के जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि अब हिंदुस्तान और चीन के बीच जो कशीदगी सामने आई है, उसके रिएक्शन में या अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज करने के लिए हिंदुस्तान शायद पाकिस्तान की तरफ कोई जाराना रवैया अपनाए और वही करे जो कि माजी में किया था। किस तरह देखते हैं जनाब? मैं समझता हूँ जी इसके अंदर सच जरूर है, क्योंकि जी एक चीन के साथ इंडिया एक नो विन पोजीशन पर आ गई है। उन लोगों ने आर्टिकल 370 जब किया और लद्दाख का भी स्टेटस चेंज कर दिया अलॉन्ग विद ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो चीन ने बड़ा क्लियरली बताया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी और आप ये नहीं कर सकते। और उसके बाद आप देखते हैं कि मैं तो दोहराता नहीं हूँ जो चीज़ें हुई हैं, एंड बिगेस्ट कन्फ्रंटेशन सेशन 1962। नाउ इसके अंदर ये प्रॉब्लम इनकी ये है कि इंडियन पब्लिक और इंडियन मीडिया ने एक ऐसा फ्रेंजी किया हुआ है, और बॉलीवुड की स्टार्ट ऑफ दिस थिंग कि भाई उनकी आर्म फोर्सेस कैन टेक ऑन एनीबॉडी एंड उनको पसपा कर सकते हैं ये वो। उसलिए ये एक बॉक्स्ड इन पोजीशन में है। और आप देखें कि इवन समबडी एज राहुल गांधी ने उठा के मोदी को बोला है सरेंडर मोदी। तो नेचुरली मोदी एट द मोमेंट इज इन अ कॉर्नर, एंड द कॉर्नर इज सच कि वो जानता है कि चीन को तो टेक ऑन नहीं कर सकता मिलिटरीली, ठीक है जी। और नेचुरली वो जब टेक ऑन नहीं कर सकता, पब्लिक उनकी कुछ बोलेगी, तो एक खाली उनका रास्ता रह गया है, वो डाइवर्जन क्रिएट कर। और डाइवर्जन में वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ करेगा इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द पब्लिक ओपिनियन। तो जिस पोजीशन में वो हुआ है लद्दाख में, बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स, उसको बोलते हैं कि उसको समहाउ उसको कंटेन करने। साथ में सर जो अभी वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा, जो उनका एक काफ़ी देर से बयानिया चलता आ रहा है कि ये किसी और की जंग थी, और मैं बात कर रहा हूँ जो अफगानिस्तान में
अमेरिका अब इनखला की तरफ बढ़ रहा है। तो वज़ीर आज़म ने वही बात दोहराई कि ये ना सिर्फ किसी और की जंग थी, हम इसको नहीं लड़ेंगे, और हमने आते साथ ही कहा कि हम अमन चाहते हैं, इनखला चाहते हैं और अमेरिका को इस प्रोसेस में फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इस पर इकराम साहब दो पहला कि आपने जो इंतखाब देखा, अभी इंतखाबी मुहिम चल रही है अमेरिका में, जो बाइडेन के आने से कुछ ऐसे खदशात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में कि शायद वो उतना अब ना चाहें कि इनखला की तरफ अमेरिका बढ़े जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया चाहे, और दूसरी जानिब से क्या पाकिस्तान इसमें मजीद मुस्बत किरदार अपना अदा कर सकता है, कंसिडरिंग अफगानिस्तान में जो उसकी अपने इंटरनल डायनामिक्स हैं, उसकी अपनी क़यादत में भी बहुत ज़्यादा दरार पड़ रहे हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, आपने ठीक बताया कि डेमोक्रेटिक पार्टी जब भी आती है इक़्तिदार में तो पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और इनफैक्ट जो बाइडेन जो पर्सनली जो हैं वो बड़े प्रो पाकिस्तान है, और उनने एज वाइस प्रेसिडेंट हर वक्त ये पोजीशन अख्तियार किया। लेकिन उनकी एज, उनकी वो, और ये देखने में आया कि जी वो इनफैक्ट रीगन की तरह उनके इर्द गिर्द अच्छे टेक्नोक्रेट्स जो करते हैं डेमोक्रेट्स वो लगा देंगे, और वो हो सकता है कि वो जो ट्रम्प की पॉलिसी थी वो ना अख्तियार करें। ना, ट्रम्प की क्या पॉलिसी थी? ट्रम्प की पॉलिसी ये थी टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने ये इलेक्शन प्रॉमिस किया था, और उस इलेक्शन प्रॉमिस में उनको फिर सब बाग दिखाया गया उसके बाद कि अगर हम सर्च करें थोड़ा बहुत तो हम तालिबान को डिफीट कर सकते हैं। वो एक देखा उन्हें मिलिटरली इम्पॉसिबल था। जब उनको कैरेलिटी फिगर्स देखा, उन्हें सेटबैक्स देखे, फिर उन्हें किया औरों को इन्वॉल्व करना, लेकिन आखिर में उनकी वही नतीजा पहुंचा कि पाकिस्तान के बाहर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एक ही कंडीशन थी कि इंडिया को बीच में आप ना शामिल करें। और देखें, पहले रशिया ने जब कन्वीन किया मॉस्को में कॉन्फ्रेंस, और फिर बाद में अमेरिका ने इंडिया को आउट ऑफ दिस होल प्रोसेस रखा। तो ये इंडिया के लिए डेफिनेटली एक सेटबैक था, बट इट वाज नॉट अ सेटबैक बिकॉज पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी कामयाबी थी, बट बिकॉज एक हमारा मौक़िफ़ था जो चला आ रहा था कि इंडिया का कोई रोल नहीं है अफगानिस्तान में, बिकॉज इंडिया के कोई बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ नहीं होते हैं, और जो लोग हैं जो उनके बॉर्डर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया, बाकी उज़्बेकिस्तान वगैरह, किर्गिस्तान, इनका कोई रोल होता है, लेकिन बाकियों का। तो बात ये है वेरी सिंपली कि हम ये देखेंगे कि ये जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया अफगानिस्तान का, पहले सोवियत लाइव्स और सोवियत मनी और अफगानिस्तान की डिस्ट्रक्शन के पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फ्रंट खोला हुआ था और एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहे थे, और उसके बाद अमेरिकन लाइव्स, अमेरिकन मनी एंड अगेन अफगान लाइव्स एंड अमेरिकन अफगान डिस्ट्रक्शन, वो एक प्लेटफॉर्म इनके लिए बिल्कुल बोलते ना कि दैट प्लेटफॉर्म इज गॉन। और अब वही खलीलजाद जो आए दिन आपको बोलते थे टेररिस्ट है और ये है वो है, वो अब आपको बिसीच करता है कि तालिबान को किसी ना किसी तरह आपको साथ टेबल पर लाए। और इवन आप हैरानगी वाली बात होंगे कि उस दिन मैं सुन रहा था BBC पर अब्दुल्ला वाज स्पीकिंग लाइक अ स्टेट्समैन, और उसने इतनी दफ़ा BBC के जो एंकर थे और वो थे, उन्होंने कोशिश किया कि अब्दुल्ला से कहलवाए कि पाकिस्तान की बड़ी नेगेटिव रोल है। बार बार अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी पॉजिटिव रोल एंड विल कंटिन्यू टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। ये बहुत बड़ी बात थी कि आपको पता है कि हमारी उनके साथ रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पर्टिकुलरली आफ्टर अहमद शाह मसूद जब से फौत हो गए, तो इन्होंने हमें ही ब्लेम किया पाकिस्तान कि हमने उनको मदद किया है तालिबान को उनको असैसिनेट करने के लिए। तो आई थिंक देखा जाए तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली ये हमारे लिए थोड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहे थे कामयाबी की डिप्लोमेटिक फ्रंट के लिए, हमें सेटबैक भी बहुत है, और सबसे बड़ा सेटबैक है कि विदाउट एनी कॉन्टेस्ट इंडिया को एक सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट मिल गई है विदाउट एनी कॉन्टेस्ट। और आप देखें कि इन दिस सर्कमस्टांसेस जब एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मुहिम चलाया हुआ है विद इन कश्मीर, वर्चुअल उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी फॉर समहाउ हमारे लोगों ने ये इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। और उस एक्सप्लॉइट करते तो एटलीस्ट कुछ तो कोई डिबेट तो होती है इस बात पर, कोई ना कोई तो होता। समहाउ ये बहुत बड़ी हमारे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है।
पे इकराम साहब आपने जो अभी जिक्र किया, तो जो लोग खारजा डिवीजन को, फॉरेन ऑफिस को करीब से देखते हैं, उनका कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान की भी बारी आएगी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो यही चाह रहे हैं कि क्योंकि इसका कन्वेंशनल तरीका ऐसा ही हो कि वो ना कंटेस्ट करें, तो उस वजह से हिंदुस्तान की भी नॉन परमानेंट सीट को उन्होंने बतौर पॉलिसी कंटेस्ट नहीं किया। उसको किस तरह देखते हैं? I think this is total unrealistic sort of hypothesis कि जी अच्छा, हमने ये किया तो वो नहीं करेंगे। इंडिया जो है हर वक्त आपको अपोज करेगी, जिधर भी आप जाते हैं अपोज किया, और आपको अपोज करना चाहिए। इंडिया में अपीजमेंट पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपके पास मौका था, मैं बार बार कहता रहा हूँ वेरियस फोरम्स पर, कि आप जो कश्मीर में हो रहा था उसको बताने के लिए आप फॉर्मर एम्बेसडर जो जिस कंट्री में सर्व कर चुके हैं उनको आप भेज देते हैं उन कंट्रीज में, कि वो जाके अपनी रोलोडेक्स खोलते, वहां से जाके मिलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन, जितनी भी डिसीजन मेकर कहाँ पर भी अपने कंट्रीज में जाते, उनको जाके बताते कि क्या हो रहा है कश्मीर में। वो ग्रैंड स्टैंडिंग करते थे कि हम चले गए रियाद और वहां पर जद्दा में जाके हमने कॉन्फ्रेंस में बात कर लिया है, यूनाइटेड नेशन में हमने बात किया। इस तरह नहीं होता है जी। इफ यू अगर आपने जब तक आप जाके आपने मैसेज जो है वो आपका मैसेज ठीक तरह ठोस तरीके से दूसरे मुल्कों में नहीं पहुंचेगा, आप किस तरह करेंगे? वो तो दो तीन बार मीडिया की बात है, वो मीडिया पर आपको हर वक्त आपको कर लेते हैं, कन्फ्रंट कर लेते हैं, आपको कंटेन कर लेते हैं। देखिए, आई थिंक इस बात में आप जो कुछ भी बोलें, हमें वी आर अ बेनिफिशियरी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग जियोपॉलिटिकली। ठीक है, उसमें हमें ठीक है, हमें बेनिफिट हुआ है, और थोड़ी बहुत ये भी बोलूंगी कि हमारे डिप्लोमेट्स ने भी काम किया। लेकिन जो ये क्लेम करते हैं ना हमारे शाह कुरैशी साहब, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज देखें, और ये पर्सनल ये इसमें नहीं लेना चाहिए, इसमें और भी शक नहीं। मैं जरूर यही कहूँगा कि इमरान खान साहब ने काफ़ी कोशिश की है, और उनकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी कैरेक्टर ऐसी है कि उनकी लोग जो है वर्ल्ड लीडर्स उनको बोलते ना, उनके साथ एक उनका रैपो बड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मेजर पॉलिसी ब्लंडर है, और ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है कि आप विदाउट कॉन्टेस्ट इंडिया को आप सीलो, और फिर आप कहानी ये बोलते हैं कि जी नेक्स्ट टाइम वो इंडिया आपको मैं देख लेता हूँ, मैं आपको अभी लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इंडिया आपको अपोज करेगा जब भी आप आएंगे। ठीक, और आखिर में इकराम साहब ये भी बताइएगा, आपने सोवियत यूनियन और उनके इन्फ्लुएंस का जिक्र किया। 80 की दहाई में जनाब जब सोवियत इनखला हुआ तो नजीबुल्लाह की हुकूमत मुश्किल से 3 साल चलती रही, और उसके बाद जब पीछे से फंड्स खत्म हो गए तो वहां भी कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान को यही खदशा है जनाब के एक ऐसे मुल्क में जहां 70 की दहाई से इस्तेहकाम नहीं रहा, क्या अब जब अमेरिका इनखला की तरफ जाएगा और उसके बाद फिर उनका इस हुकूमत से, जो कि गनी साहब और अब्दुल्ला साहब की पावर शेयरिंग एक मखलूत किस्म की अरेंजमेंट है, उससे फिर वसाइल हटना शुरू हो जाएंगे, तो क्या वही गैर मुस्तहकम सूरत हाल से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा अफगानिस्तान में? क्या वही हुकूमत फिर कोलैप्स करने को जाएगी? क्या राय रखते हैं जनाब? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल आप ठीक बोलते हैं कि विदाउट फंड्स ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसमें जो अच्छी बात हुई है कि अब्दुल्ला का जो उनको हेड ऑफ पीस कमेटी बनाया है, और उनका लगता है तालिबान के साथ कुछ ना कुछ इंगेजमेंट है। इसके अंदर तालिबान भी अब वो तालिबान नहीं है जो पहले होते थे, हार्ड नोट होते थे, उनकी हार्ड स्टैंड होती थी। अब उनको ये समझ आई है कि हमने भी दुनिया में रहना है, और दुनिया में रहने के लिए हमने लोगों के साथ थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एग्जैक्टली वही होगा कि इंटायर सोवियत ट्रेंड अफगान आर्मी जो थी वो 60 to 70% ओवरनाइट डिजर्ट कर गई थी टू द मुजाहिदीन एट दैट टाइम अर्लियर। सिमिलरली समथिंग विल हैपन, बट आई थिंक तालिबान जो है वो अकोमोडेशन करेगी सब। उनको ये पता है कि उन्हें अगर अफगानिस्तान में करना है तो शेयर्ड रूल करना पड़ेगा, और ये भी करना पड़ेगा कि बहुत उज़्बेक के साथ और इनके साथ अब्दुल्ला के लोगों के साथ इनके साथ बैठ के सब तरफ इनको कुछ ना कुछ शेयरिंग करनी पड़ेगी। अपनी हार्ड स्टैंड जो है अगेंस्ट विमेन इन पब्लिक, विमेन इन गवर्नमेंट, विमेन इन पब्लिक लाइफ, उसको भी इनको थोड़ा बहुत बोलते ना कि सॉफन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत आपको तकलीफ जरूर आएगी, एंड इट कुड स्पिल ओवर द बॉर्डर्स इनटू पाकिस्तान। बट शुक्र है कि हम लोग की अब हमारे तरफ
रिलेटिवली पीस है। पाकिस्तान आर्मी ने ये पीस अपने सेक्रीफाइस दे के इम्पोज किया है, और उस पीस की वजह से हम जो स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी हमारे एरिया में होती वो हमने कंटेन कर लिया। अब देखना ये है कि हम किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं टू मेक श्योर कि हमारी एक जो लॉन्ग टर्म एक है, मैं बोलते ना कि एक टर्म का अंडरस्टैंडिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट कि अंडरस्टैंडिंग ईच अदर है कि भाई उनके भी बोलते ना कि इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के साथ सुलह रखें, और हमारे भी इंटरेस्ट में है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो। आई थिंक इन दी एंड थोड़ी बहुत तकलीफ के बाद आई थिंक मैटर्स विल सेटल डाउन। बट एक बात जरूर है जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि फंड्स कहाँ से आएंगे, ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर जिनको सपोर्ट नहीं करेगी तो ये फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेट ऑफ एनआरकी हम वापस पर आ जाएंगे। सीनियर दफाई तजिया कार इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया शो में शाम का अपना कीमती वक्त हमें देने का। अगले हिस्से में बात करेंगे पुलिस के तशद्दुद के इशू की और पेशावर में जो कुछ सामने आ रहा है। स्टे विद अस। बैक टू दो राय। बात करेंगे पेशावर शहर में एक तशवीशनाक वाक़े होने की। एक आदमी को ना सिर्फ पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद उन्हीं पुलिस अफसरान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उनका अब रिमांड ऑर्डर भी आ गया है। हमारे साथ हैं पेशावर ब्यूरो चीफ अली अकबर साहब। बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि एग्जैक्टली सूरत हाल क्या थी और अब क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा? शुक्रिया असद। ये जो है इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या जो है वो पुलिस ने किया है, और इसमें कोई शक नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या सामने आया जिसमें एक नशे में धुत नौजवान जो है वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके और पुलिस को गालियां दे रहा था। तो उसके बाद जो है पुलिस ने उस लड़के को, जो कि आमिर तहकाल से उनका ताल्लुक़ है, उनको उठाया और फिर 2-3 दिन जो है उसको गायब रखा, और फिर जो है उसकी एक वीडियो जो कि 1-2 दिन से वायरल हुई है, जो आपने भी देखी होगी, इंतहाई जो है अफसोसनाक उनके साथ जो है हरकत की गई। और उसके बाद जब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद हुकूमत और जो है पुलिस वालों ने इसको सीरियसली लिया, और 1 घंटे के अंदर जो उसमें मुलव्विस एहलकार थे, 3 जो एहलकार थे और 1 SHO था, उनको मुअत्तल किया, और जो है उनके अरेस्ट आर्डर भी आ गए और 3 बंदों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया। ताहम एहतजाज बहुत ज़्यादा था, अवामी रद्द-ए-अमल ज़्यादा था, और इसमें मज़ीद कल हुकूमत ने ऐलान किया कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी। और आज जो है उसी वाक़े के लिए जो है हाई कोर्ट को हुकूमत ने खत लिखा है कि आप किसी जज को जो है वो डिप्यूट करें और ये कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करें। तो अब तक ये जो वाक़यात है ये हुए हैं, और जुडिशल कमीशन जो है अब वो इंक्वायरी करेगा। इसके साथ साथ पुलिस की अपनी भी इंक्वायरी जो है वो चल रही है, और इसके जो सबसे अहम शहर का जो SSP ऑपरेशन था उसको भी कल जो है IGP साहब ने जो है उसको सस्पेंड किया हुआ है। और इसके साथ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर आज भी वाक़यात होते रहे, एहतजाज जो है वो जारी था। कई जगहों पे पथराव और पुलिस पे पथराव, और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पे शेलिंग भी की गई। ठीक, अच्छा अली अकबर साहब, इसी पे ही सर जो बात हो रही खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया की कि कुछ उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी में बुनियादी इस्लाहात की हैं, ये एक मिसाली पुलिस है। अब उसी वजह से, उस बयानिए की वजह से बहुत ज़्यादा अब तनकीद हो रही है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और शायद ये रेटरिक तक महदूद था। क्या राय रखते हैं जनाब? जी, ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर साबिका हुकूमत थी, तो उसके अंदर जो है नासिर दुरानी जब IG खैबर पख्तूनख्वा
थे तो उन्होंने काफ़ी इस्लाहात भी की और पुलिस को जो है वो ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। ताहम असद उसके बाद जो है अगर हम देखें तो मुख्तलिफ इन 2 सालों में जो है तकरीबन 4 आईजीज़ जो है वो चेंज होते रहे और कोई भी आईजी 8-10 माह से ज़्यादा काम नहीं कर सका। तो इसी वजह से वो जो चेक एंड बैलेंस मुख्तलिफ थानों के अंदर और जो है तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया और जो इस्लाहात हुई है उस पर अमल दरामद उसी तरह नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक। अच्छा, साथ में अली अकबर साहब, इससे हट के आपने अभी एक जुडिशल कमीशन का जिक्र किया। एपीएस पेशावर के हवाले से जो कमीशन कायम किया गया था उस पर कुछ रिपोर्ट सामने आई कि 30 जून तक जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, इब्राहिम साहब हैं, उनके सुपरविजन में इस कमीशन को कायम किया गया था। रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है और शायद 30 जून तक अदालत उज़्मा को सबमिट की जाएगी। क्या ये आपकी नज़र से गुजरा है मामला कि अब किस तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ जो है हियरिंग हुई और ये जो है देरीना मुतालबा था वालिदैन की जानिब से और काफ़ी अरसे के बाद एक कमीशन जो है कंस्टिट्यूट किया गया है और अब रिपोर्ट जो है तकरीबन 1 माह पहले जो है तैयार की गई है और सबमिट जो है हुई है। ताहम अब इस रिपोर्ट को जब मंजरियाम पर लाएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि जो वालिदैन थे, जो उनकी तवक्कुआत थी और जो उनके मुतालबात थे, तो उसको किस हद तक पूरा किया गया है। बिल्कुल ठीक। अली अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पेशावर ब्यूरो चीफ शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज।